हेलो एवरीवन। एम आई ऑडिबल? एक बार कंफर्म कर दो कि भाई आवाज़ वगैरह सब अच्छे से आ रही है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब एकदम क्लियर। एक सेकंड और नोटिफाई कर देता हूँ जिससे चलो ठीक है, 2 मिनट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपन सेशन लेंगे। अभी सबसे पहले अपन ऐसा कर लेते हैं कि एक बार आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा। बोराना तो मुझे लगता नहीं किसी का आया होगा, बट अगर इन केस आया भी है तो उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि अपन प्री मार्केट ऑर्डर लगा के बाय करने की। इसका रीजन ये है कि अगर यही आईपीओ एसएमई कैटेगरी के अंदर आता, क्योंकि जो इसका साइज है उस हिसाब से एसएमई कैटेगरी के अंदर आना चाहिए था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट इसके अंदर ज्यादा हो सकता था। उसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन हुआ है, इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया। मतलब हो सकता है या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग, या फिर जिनके पास आया है उन्होंने सेल इतना किया हो इस वजह से। बट ओवरऑल मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। देखो, अंदर से क्या है क्या नहीं वो तो अपन को थोड़े क्वार्टर्स में पता चलेगा, बट इनिशियली देखें तो पीई सही है। उसके अलावा कंपनी जो पैसे रेस कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर रही है। तो अगर अपन फॉरवर्ड पीई को अगर डिस्काउंट करें तो उस हिसाब से थोड़े वैल्यूएशन सही लगता है, तो इस वजह से मेरे को लगता है की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन वही बनाना जो थोड़ी रिस्क के लिए क्या कहते हैं उसको, कोई इश्यू ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं वो तो ऐसे है कि सिर्फ आईपीओ ही लगाते हैं, तो उनको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। काफी आईपीओ आगे आएंगे तो उनके अंदर अपन अप्लाई कर लेंगे, और लिस्टिंग गेन भी बहुत होता है। एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे इनिशियली अगर आपकी कैपिटल बहुत ही स्मॉल है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी कैपिटल 5-10 लाख या 3-4 लाख है, बट अगर किसी की कैपिटल 50,000 से लेकर 1 लाख तक है, तो मेरे हिसाब से आईपीओ बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि मेरा फ्रेंड है विकास, उसका बेसिकली मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता था। विकास ही नहीं, 3-4 जनों का मैंने पोर्टफोलियो लिया था, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था। एक होता है ना, एक आप खुद के लिए करते हो तब आप एक अलग उससे करते हो, लेकिन एक आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो फिर मैंने जब उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना स्टार्ट किया था, उसकी सेविंग्स हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, तो जितनी उसकी सेविंग्स थी 50-40,000 उसकी सेविंग्स थी, तो विद इन 3 to 6 मंथ्स हमने उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। जिसके अंदर उसके अलावा उसका आईपीओ से भी काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मतलब बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर मैंने उसके 1 लाख रुपीज प्रॉफिट कमवा दिए थे। मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि कई तो आईपीओ से भी आए थे, तो आईपीओ में तो आपको पता है कि किस्मत चलती है। बट थिंग इज कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है ना, तो उस पर रिटर्न कमाना बहुत ही ईजी है। किसी भी तरीके की ये नहीं है कि भाई यार आप जाके, मतलब कुछ भी वो कहते हैं ना उसे एक्शन लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल कैपिटल पे 1-1.5 लाख रुपए की जो कैपिटल होती है, उसको आप 40-50% से इजीली ग्रो कर सकते हो। मतलब आप नॉर्मली सिर्फ आईपीओस लगाओ, बहुत ही सेफ स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो वो कर सकते हो। लेकिन जिसकी भी कैपिटल 3-4-5 लाख हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, और वो भी आराम से 30-40% तो मुझे लगता है निकाल सकता है। क्योंकि कैपिटल बेस बहुत स्मॉल है ना आज। म्यूचुअल फंड्स और ये सब बहुत बड़े बड़े कैपिटल बेस पर है, तो इनको अगर 15-20% कमाना है तो इनका ठीक है भाई। लेकिन अपनी कैपिटल पे अगर सपोज मेरी अभी 3-4-5 लाख रुपए जितनी भी की भी कैपिटल है, अगर मेरे को उसके ऊपर 10-15-20% मिल रहा है, तो भाई क्या ही होगा। मतलब 3-4 साल 5-10 साल में तो कुछ मेरे को नहीं लगता कि फिर तो मैं इंडेक्स में डाल लूंगा।
तो मेरा ये मानना है कि छोटी कैपिटल पे प्रॉफिट कमाना इजी होता है, स्पेशली अगर आप 50,000 से 1 लाख की कैटेगरी के हो ना। तो प्रो टिप है आपके लिए कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके नाम से डीमैट ओपन करके रखो। मैंने लिटरली अपना पैसा डबल किया है, और बहुतों का, मतलब विकास के अलावा और भी मेरा फ्रेंड है प्रद्युमन, ये सब मेरे से आईपीओ, ये कोई शेयर्स की इनको मैं नहीं देता कि भाई ये बाय कर लो, ये सेल कर दो। सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बेसिस पे इन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख रुपए तो इजीली कमाए। अभी जो लास्ट आईपीओ का बुल रन चला था उसमें आपको पता ही है, मतलब 3 3 दिन में पैसे डबल हो जा रहे थे। तो वो वाली चीज अब देखते हैं आने वाले टाइम में आएगी या नहीं, बट स्टिल एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का सोर्स हो जाता है आईपीओ। और मैंने तो क्या है कि पूरा स्टार्ट ही उस तरीके से किया था, लोगों को बताना, मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करना और खुद का पोर्टफोलियो से रिटर्न कमाना एक अलग बात है, लेकिन जब आप लोगों को राय देते हो जिसके जिसके बेसिस पे वो प्योर प्रॉफिट कमा पाए, तो वो आईपीओ वाली चीज बहुत सही हो जाती है। इसमें भी मैंने एसएमई आईपीओ को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया था, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके पास 50 70 थाउजेंड है और उस टाइम पे आईपीओ आ रहे हैं, तो फिर आप मेन बोर्ड पे ध्यान लगाओगे। एसएमई के लिए आपको 1,20,000 समथिंग रुपीज चाहिए होते हैं हर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और ऊपर से प्रोबेबिलिटी में तो पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यार, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 50 100 में से किसी एक जने की है, और फिर 1,20,000 रुपए 5 10 दिन के लिए ब्लॉक हो गए, उस टाइम पे मैं मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर वो थोड़ा सा फीजिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए। कईयों के पास कैपिटल इनफ होती है तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो सब, मतलब जो भी अच्छा लग रहा है, जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पर रिटर्न कमाओगे, तभी आप एक बड़े बेस पे अच्छा सीएजीआर बना पाओगे। तो इसलिए आईपीओ को, अब सीजन चालू होने वाला है तो एक थोड़ा सा कैपिटल सम आप आईपीओ के लिए अलग रखो, क्योंकि अपन सपोज मैं आपको कोई शेयर्स बताता हूँ, उसमें 15 20 25% अगर वो चल गया तो, नहीं तो कई बार स्टॉप लॉस भी अपन को लेना पड़ेगा। बट आईपीओ का एकदम केस डिफरेंट है, जैसा कि आप जानते हो, उसके अंदर बेसिकली रिस्क तो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर मैं जीरो बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क हो जाता है। एक सेकेंड। चलो ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अपना सेशन इसी पर है। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हुए तो मैसेज करना, मैं मैसेज पे देखता रहूंगा। और इसके अलावा अगर स्टॉक रिलेटेड भी हुआ, अपने पास लास्ट में टाइम बचा, यार रिकॉर्डिंग पता नहीं यार अभी इसका क्या रहता है, रिकॉर्डिंग एडिट करने के बाद किस तरीके से निकल के आती है, उस हिसाब से ही मैं देखूंगा आगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में फिर ग्लिच आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही, इस वजह से फिर देखना पड़ेगा। अगर सही हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, तब तो मैं फिर इसको पोस्ट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और उल्टा ये तो अच्छी बात है कि आने वाले जो भी आगे मेंबर्स जुड़ेंगे उनको ये आइडिया रहे कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेजर सवाल सबका यही आया है मेरे पास कि यार भाई, आपके शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, बट बुक कहाँ पे करना है। तो इसके ऊपर सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। आई थिंक अपन ने काफी वेट कर लिया, जो मुझे थोड़ा बहुत आईपीओ का बताना था वो बता दिया। एक लास्ट में बेलराइज आईपीओ के बारे में भी बता दूंगा मैं, तो जिनके पास आया है या जिन्होंने अप्लाई किया है, स्पेशली जिन्होंने 3 से ज्यादा डीमेट से अप्लाई किया है, वो तो रुक जाना, क्योंकि क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज हो जाती है। वैसे तो वीडियो बना ही रहा हूँ मैं इस पे, जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके बाद उसी की वीडियो के ऊपर काम होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग की बात कर लेते हैं कि सब स्टॉक में अगर आपको देता हूँ, जैसे मैं आपको साथ बाय रेंज शेयर कर दिया, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स उस टाइम पे एक्टिव है और उस टाइम पे उन्होंने शेयर्स ले लिए। इसलिए मैं पहले क्या करता था, मैं कोई टारगेट नहीं देता था, मेरा ये मानना रहता था, मैंने आपको अच्छा स्टॉक बता दिया, उसका ब्रेकआउट हो गया। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपको रिस्क लेना है, जितना आपको प्रॉफिट लेना है, वो लो, और उसके बाद दूसरे स्टॉक को मूव कर जाओ। लेकिन इससे होता क्या है, इससे आपके अंदर एक फोमो क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इकोज मोबिलिटी मैंने शेयर दिया था, मैंने प्राइवेटली भी शेयर किया था, प्लस पब्लिक में तो किया ही था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि 200 210 में लोगों ने ले तो लिया, बट कई 220 पे निकल गए। एक का मेरे पास मैसेज आया था भी, सुबह या फिर कल रात को, आई डोंट नो, उन्होंने 225 230 के आसपास बुक कर लिया। तो अब ये वाली बात आ जाती है ना कि फिर आप फोमो में रहते हो। तो मैं ये कहूंगा कि आपको, कि देखो आप किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, मैंने आपको शेयर दिया, अब तो खैर मैं थोड़ा बहुत टारगेट वगैरह दे रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, टारगेट में किस हिसाब से देता हूँ, मेरे को नेक्स्ट मेजर जो रेजिस्टेंस दिखता है वो मैं टारगेट दे देता हूँ। बट अगर स्टॉक मोमेंटम में हुआ, उसके ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स हैं, उसके क्वार्टर अच्छा गया है, आने वाला फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है अपन को, तो डेफिनेटली बात है कि वो रेजिस्टेंस पे क्यों रुकेगा, और ये रेजिस्टेंस तो वैसे भी अपने क्रिएट किए गए हैं, तो मैं इतना नहीं फॉलो करता, बट ठीक है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर आपके शेयर्स अच्छा करते हैं, बट कई बार वो होता है ना। देखो, मेरा जनरली 2 से 5% में पेट नहीं भरता, मतलब मैं कोई ट्रेडर तो हूँ नहीं जिसको 2% 3% में एक अच्छा मार्जिन निकल के आ रहा है। अपन करते स्विंग ट्रेडिंग, अपन लेते शेयर्स। शेयर्स भी मैं कोई एम आई एस या उसमें ले नहीं रहा, इंट्राडे में नहीं ले रहा।
तो इंट्राडे में अगर मैं नहीं ले रहा तो 1-2% का मार्जिन मेरे को कोई मतलब 1-2% में रेंज ही दे देता हूँ आपको। जैसे सपोज 205 पे चल रहा है तो कई बार मैं ऐसा करता हूँ 210 का दे देता हूँ, क्योंकि इनिशियली जैसे ही मैं देता हूँ हो सकता है कि 0.5%, 1%, 2% ऊपर बढ़ा हुआ हो, फिर आप सोचो कि यार ले या नहीं ले, नहीं ले, इस वजह से फिर मैं थोड़ी सी रेंज दे देता हूँ। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस आपको करना है ना। तो जैसे मैंने रेंज दे दी आपको 205 से 210 की, तो अब उस रेंज में लेने के बाद कई होंगे जो 211 212 पे भी लिए। अब मैंने आपको सपोज 5% का टारगेट दे दिया 220 पे, तो उस बंदे के 2 या 3% निकल के आया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मार्केट की सबसे बड़ा इशू ये है, जब वो देता है आपको छप्पड़ फाड़ के देता है। जैसे आपने जितने भी शेयर्स अपन ने अभी ऑलमोस्ट दिए हैं सारे ही 5-10%, अब तो वही है बेसिकली। तो वो देते जब बहुत अच्छे, लेकिन जब आपकी स्टॉप लॉस हिट होना चालू होंगे, जब सपोज मार्केट दे ही नहीं रहा, उस स्टॉक को वैल्यूएशन ही नहीं देना चाह रहा, कि भाई मार्केट बोल रहा है कि नहीं अभी हम नहीं देंगे, तो उस टाइम पे फिर अपन को स्टॉप लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। तो फिर वही है ना, अभी आपको लगेगा कि यार 10-15-20% तो इजीली बन जा रहा है, फिर वो 2-4-5% जो अपना पोर्टफोलियो वाइज जाएगा, फिर जाके सीएजीआर निकल के आएगा। तो फिर मैं ये नहीं चाहता कि यार फिर जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तब तो अच्छा ले रहे हो, लेकिन जब मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और वो हिट हो रहा है, फिर कई लोग नहीं लेते। कई लोगों को रहता है बस हमारे तो 0% प्रॉफिट पे आ जाए लेकिन बेचना प्रॉफिट में ही। तो वो चीज मैं कंसिडर करके देता हूँ। बट ऑब्वियसली मेरे को काफी मेंबर्स की तरफ से फीडबैक आया कि यार आप एटलीस्ट टारगेट एक तो दो, उसके बाद लेना ही टारगेट नहीं लेना वो हमारे ऊपर है, हम उसके ऊपर एक्ट करें ना करें, बट एटलीस्ट आपको ये हो जाएगा कि आपने भी ये टारगेट बोला था हिट हो गया, अब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। बट ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो। सपोज मैंने 200 पे कोई स्टॉक दिया, मैंने उसका टारगेट दे दिया 220, तो आप एक चीज ये कर सकते हो, जैसे 220 हिट होना उसके बाद 215 या 210 का स्टॉप लॉस रखो और फिर उसको चलने दो। अगर आपको लग रहा है कि यार 220 पे मैं जो टारगेट दूंगा वो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट गिर, क्योंकि थोड़ा अगर आप मार्केट में एक्टिव हो तो थोड़ा सा आपका एनालिसिस भी चलेगा। अगर आप नहीं भी कर रहे एनालाइज तो आपको ब्रॉडर मार्केट की तो थोड़ी सी समझ होगी। तो फिर जैसे ही आप ये करोगे ना, तो उस टाइम पे फिर आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक लेवल पे 220 पर सपोज। और बुक भी कर लेते हो तो फोमो में मत रहो। फोमो में क्यों मत रहो, क्योंकि मैं आपके साथ रोज रोज ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं वो शेयर करता हूँ। तो आप दूसरे शेयर से कमा लो भाई। अगर सपोज मैंने इको में 200 से 220 कमा लिया, फिर उसके बाद में किसी और शेयर के अंदर 200 वो जो भी प्रॉफिट आया वो दूसरे शेयर में लगा दो। मेरी कोई वो कहते हैं ना उसे भगवान से कोई वो तो कर नहीं रखी कि यार मेरे को इसी शेयर से प्रॉफिट कमाना है। ये माइंडसेट अगर रख के चलोगे तो फिर तो वैसे ही आपके साथ वो कहते हैं ना उसे कोई एक ऐसा शेयर आएगा जो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न खा जाएगा। तो अगर इस माइंडसेट से चलोगे तो वैसे ही वर्क नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली यही करना है कि जो भी शेयर से आप टारगेट लिए, आप 10% में हैप्पी हो, 10% लेके निकलो दूसरे शेयर में लगाओ। फिर उसके अंदर अगर आपको 5-10% मिल जाता है तीसरे में लगाओ। फिर किसी में सपोज स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लो अगले में लगाओ। अपन को बेसिकली कैपिटल को रोटेट करना है। भाई मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, मैं कोई 10-20 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहा जो मेरे को ये करना है कि यार मेरी 1 करोड़ की पोजीशन है जिसको मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है, तो फिर वो ये वो अपना इतना है नहीं। अपनी जो भी कैपिटल है, अज्यूमिंग 10 करोड़ से ऊपर ना हो, अगर कोई किसी की है 10 करोड़ से ऊपर तो पर्सनली मैसेज करना, उसकी अलग से मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपकी छोटे अमाउंट की कैपिटल है तो आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब आपको टारगेट इस तरीके से लेना है, 200 रुपए का सपोज स्टॉक है, मैंने टारगेट दे दिया। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार इसका एनालिसिस अपनी जगह, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि 210 220 का अपन बुक कर लें, तो वो बुक करो, दूसरे स्टॉक पे मूव करो। मैं रोज रोज जब भी मुझे लगता है कि भाई हाँ यार ये शेयर में अपॉर्चुनिटी है, ये शेयर में अपॉर्चुनिटी है, मैं शेयर करता रहता हूँ। आप दूसरे पे मूव करते जाओ। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं देखो क्या अभी, क्योंकि देखो एक चीज है, अगर मैं आपके साथ सिर्फ शेयर शेयर कर दूंगा ना, तो फिर वो ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं खुद भी उस चीज को बाय करूँ। अब मेरे पास कोई अद्धा पैसा तो है नहीं, तो मैं उस लेवल का एक्सपोजर नहीं ले सकता। सपोज मैं इंडिविजुअली जितना लेता था ना, मैं इंडिविजुअली 5 से 10% तक का एक्सपोजर ले लेता था एक स्टॉक में, लेकिन मैं पर्सनली, देखो आप 4 से 5% या फिर 5 से 10% भी जा सकते हो, बट मैं पर्सनली उतना एक शेयर में अभी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ उस शेयर में इतना, तो फिर मैं आगे के लिए कोई शेयर नहीं ले पाऊंगा। और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना भाई, अभी जो मैं आपके साथ बता देता हूँ भाई मैं खुद भी ये शेयर बाय कर रहा हूँ, तो वो मैं इतना लेता हूँ कि मेरे को हर्ट हो जब जब भी प्रॉफिट होगा, सॉरी जब भी लॉस होगा तो मेरे को हर्ट हो, और प्रॉफिट हो तो मेरे को हैप्पीनेस हो। इतना मैं लेता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं लेता कि क्या बोलते हैं उसे बिल्कुल ही वो मामला ही खत्म हो जाए, तो उस हिसाब से मैं नहीं ले सकता अभी। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो आपको कैपिटल रोटेट करनी है, आपको प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके से करनी है कि आपको आगे
और शेयर्स में आप मूव करते रहो। तो हो सकता है, देखो कई बार ऐसा होगा कोई स्टॉक डबल ही हो जाएगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है अगर इक्वल्स भी डबल हो जाए तो कोई उसके अंदर वो वाली फोमो वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप आगे मूव करते जा रहे हो, आगे अगर आप रिटर्न कमा रहे हो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यार सर हमने ये वाले लिया था, आपने बताया बढ़ गया लेकिन हमने सेल कर दिया और वो वहां से और बढ़ता ही जा रहा है। और इनफैक्ट मेरा नहीं है, आपने डिफेंस स्टॉक के अंदर भी ऐसा किया होगा, कईयों ने पोजीशन बनाई होगी बट 15-20-25% के अंदर दे आर हैप्पी विद इट कि भाई हाँ ठीक है चलो यार इतना मिल गया। और भाई ठीक है, अभी वो जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये लो डबल हो गए शेयर। अब आप ऐसे तो फोमो में ही रहोगे। और मैं आपको अगर 5 साल में अगर मैं बताऊं मैंने क्या किया, तो बेसिकली एक ही चीज है, फोमो में नहीं रहना। क्योंकि मैंने तो इतनी सारी, अब मैं आपको बताऊं ना, मैंने मेरी बाय गॉड ग्रेस मैंने स्टार्ट ही कोविड के अंदर किया था, कोविड से जस्ट 2 ईयर थे। तो मैंने यार टाटा मोटर 70-80-90-100 रुपए पे देखे हुए हैं, मैंने टाटा पावर 30-40-50 इस रेंज के अंदर देखे हुए हैं, उठाए हुए हैं। 60-70-80-90 रुपए में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, उस टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि भाई मतलब स्टॉक मार्केट वेट ही मेरा कर रहा था कि मैं एंटर करूंगा और बस इसको प्रॉफिट देना है। उस टाइम पे कैपिटल भी कहीं से आई हुई थी, मम्मी ने भी बोला हुआ था कि चल ठीक है तुझे अगर लग रहा है तो तू कर। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मेरी एक ही चीज थी, एक ही थियरी थी मेरी, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग से लेकर एक ही थियरी रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना बस। और मेरी कोई थियरी नहीं है, बाकी सब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, मैं गलती करूंगा, मैं सीखूंगा। मैंने एमआईएस के अंदर पैसे गवाए हुए हैं, मैंने लॉस किया हुआ है। मैंने इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट भी खूब अच्छा कमाया हुआ है और मेजर लॉस भी किया हुआ है, जो मैं शेयर करूंगा 10 के साथ। एक बार यही आईपीओ वगैरह सब लिया हूं तो 10 के सब्सक्राइबर्स की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं अपनी गलतियां बताऊंगा। अब तक क्या है कि मार्केट के चैनल पे अपनी प्रॉफिट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ, कई लोगों को लगता है, बट मैं गलतियां बताऊंगा अपनी, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई हाँ ये चीजें करके ही सीखा है बंदा। समझ रहे हो आप? तो उससे क्या होगा, सॉरी, तो उससे क्या होगा कि आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार चलो ये वाली चीज अब नहीं है। तो आप अब स्टॉक मार्केट के अंदर, अब मेरे पास एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुतों के आते हैं, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किस तरीके से प्रॉफिट बुक करें। सिंपली फिर से बता देता हूँ एक बार फ्रेम। 200 रुपए पे शेयर है, 250 या 300 या जो भी अपन ने टारगेट दिया, इतना मैं देता नहीं हूँ, मैं मिनिमम 10%, 5-10% इतने का देता हूँ। उस पे अगर आपको लग रहा है तो बुक करो, बुक करके कैपिटल रोटेट करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी पोटेंशियल है आगे बढ़ सकता है तो उस पे से स्टॉप लॉस ले लो 10 रुपए का। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता रखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कई लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है बेसिकली जब 200 रुपए का शेयर 220 रुपए पे गया, वहां से मैंने 5% 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया। अब 210 पे स्टॉप लॉस लगा के फिर कर सकते हैं। अब हाँ, कई बार क्या होगा कि ऐसी अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ जाएगी जो आउट ऑफ द ब्लू होगी, जैसे वॉरी एनर्जीज के केस के अंदर आई। हम हालांकि हमने जिस पे बाय किया था उससे तो काफी ऊपर है अभी भी, और जो अभी वापस बाय किया था उससे थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी भी लॉस में नहीं आई थी। तो वहां पर ऐसी न्यूज आई तो मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस न्यूज को ट्रैक कर नहीं पाया, वरना मैं है ना, जो वारी एनर्जी 10% गैप डाउन खुला था मैं तभी पोजीशन बना लेता। तब मैंने ट्रैक किया नहीं। फिर अचानक से मेंबर्स के मैसेजेस आए कि भैया वो वारी एनर्जी के अंदर क्या करना है। तो मैंने कहा रुको, देखो शेयर इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने अगर दिया है तो मैंने पूरा ट्रैक करके दिया है, तो इतना बुरा नहीं है कि एकदम ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, वरना मैं देता नहीं। मैं बहुत सारे शेयर सिर्फ इसलिए अवॉइड कर देता हूँ, मुझे कुछ भी रेड फ्लैग नजर आता है मैं अवॉइड कर देता हूँ, बोला हटा। क्योंकि भाई 5,000 से ऊपर शेयर से किसी में से भी चुन लो। तो वारी एनर्जीज की जब न्यूज आई तो मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है एक बार ट्रैक कर दो, तो फिर मैंने इसको पूरा ट्रैक किया, रीड किया, जो मैनेजमेंट के वो इंटरव्यूज थे वो सुने। फिर मैनेजमेंट तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, फिर उस हिसाब से वही कहते हैं वो पूरा देखा, तो उसके अंदर एक ही चीज समझ में आई कि भाई अगर इन केस ये बिल इम्प्लीमेंट भी होता है तो 2028 तक तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। और वारी एनर्जीज के केस के अंदर अभी वैल्यूएशन भी इतने वो नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना 100-200 के पी पे नहीं चल रहा शेयर, तो मैं इतना ज्यादा कंसर्न हूँ। 15-20-30% का हिट हो सकता है, बट इतनी तो स्टॉक मार्केट में रिस्क भी आपको रखनी पड़ेगी। और इन केस होता है तो इसके अंदर तो अपन एवरेज करने की सोचेंगे। तो इस तरीके से आपको लेना है, मतलब बेसिकली आपको मैंने पूरा टाइम फ्रेमवर्क समझा दिया। अब से मैं टारगेट भी मिनी मिनी टारगेट्स भी इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफी मेंबर्स ने मुझे बोला, तो फिर मैंने उनका फीडबैक लेके चलो ठीक है यार, क्योंकि एट द एंड में काम आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे बोलोगे कि यार ये चीज चाहिए तो बेसिकली मैं वो चीज शेयर कर रहा हूँ। तो टारगेट्स में उस हिसाब से दे रहा हूँ आपको, बट स्टिल आप जो भी ऊपर जाए। और एक चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सपोज अगर 200 रुपए का शेयर है वो 250 या 300 हो जाते हैं, तो 10-20-30 रुपए उस पर गिव अप करने के लिए रेडी रहो। बेसिकली अगर 200 रुपए का शेयर लेफ्ट से 300 रुपए हो गया, तो 300 रुपए पे 20 रुपए गिव अप करने के लिए रेडी रहो। मेरे को पता है क्या लगता है, कई बार ऐसा होता है कि 300 से 280 आ गया तो लोगों को लगता है नहीं यार हम 300 पे ही बुक करेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इवेंचुअली ये चीज समझोगे कि एकदम टॉप पे निकलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
मैं आपको एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग, जो हमने आईक्यू की लास्ट वेव जो आई थी उस टाइम पे शेयर किया था। मतलब मेरे को नहीं वो याद किसी ने भी कहा हो कि इसको बाय करना है, बट मैंने आपको जो अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर कहा था, जो भी जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, मैंने कहा था कि ये बाय करना है, शेयर को रख सकते हैं अपन, है ना। मैंने होल्ड के लिए कहा था प्लस बाय के लिए कहा था, ठीक है। अब वो शेयर बढ़ते 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 शायद 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही वो डबल हो गया। अब जब वो डबल हो गया ना 80-90% के आसपास, तब मैंने उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मैंने कहा ये मैं निकल रहा हूँ। अब वो जहां से मैंने डबल डबल हुआ था, कि ये मैं कहूँ शायद 70-80% पे हमने बुकिंग कर ली, उससे वो 20-30% और अब गया। और अगर हमारी बाय प्राइस देखोगे तो वो और ज्यादा हो जाता है, 40-50% हो सकता है, 40 के आसपास वो, अभी याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। बट हाँ, 30-40% के ऊपर गया था। अब अगर मैं फोमो में बैठ जाता तो मैं यार नहीं यार वापस बाय कर लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी, माइंड में आता, ये देखो आप कितना भी समझ जाओ, लेकिन आप एक लॉजिकली आपके माइंड में आता भी है कि यार क्या ये शेयर और बढ़ सकता है, मैं इसको और ले लेता हूँ। तो वो वाली चीज जो होती है ना, वो आती ही है आपके माइंड में, आप कितना भी वो हो जाओ, बट उस हिसाब से नहीं हो सकता। एक सेकेंड। तो उस हिसाब से नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको मेरे हिसाब से एक ही चीज करनी चाहिए, फोमो में मत रहो, 5-7% गिव अप करने के लिए रेडी रहो, और बस इसी फ्रेमवर्क में चलो। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड, फिर वो लेते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार बेल ड्राइव्स का डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ, वैसे तो इसके ऊपर वीडियो बनानी है, बट ठीक है आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। और फिर उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो ऐसे हैं, वो मैं ले लेता हूँ। एक सेकंड। यार इंग्लिश स्पीकिंग मैं बोल सकता हूँ, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज द मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मे बी स्पीकिंग इन हिंदी, एंड I already know that many of my members are like adult people. They are basically businessmen and all. So I don't know whether they will be able to understand properly in English or not. So that's why I'm communicating in Hindi. But if you're a member, just mail me. I will mail you the summary or something like this in English, so that you can able to get gist of the meeting. Sorry. ठीक है। अगर किसी को अनम्यूट करके भी बोलना है तो वो बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट देख लेना, मतलब बैकग्राउंड नॉइस वगैरह ना है। और बाकी मैसेज वगैरह कर रहे हो तो मैसेज कर लो, कोई इशू नहीं है। कोई है किसी को कुछ पूछना है इस प्रॉफिट बुकिंग से स्पेसिफिकली रिलेटेड? अगर नहीं, वारी के अंदर एवरेज कब करना है, देखो ये मैं अपडेट कर दूंगा। यार 5-7% का फॉल ऐसा नहीं होता कि मैं उसमें एवरेजिंग के लिए जाऊं। तो अगर 10-15-20% गिरता है तब अपन सोचेंगे, हो सकता है कि भाई अगर कुछ ज्यादा ही रेड फ्लैग नजर आ जाए तो एग्जिट भी ले लें। बट अभी तक मेरे को ऐसा कोई ये नहीं लग रहा कि मैं यार इसके अंदर एग्जिट ही लूं। एवरेज अपन करेंगे जब इसका मूविंग एवरेज वगैरह सपोर्ट वगैरह होगा, तब बिल्कुल एवरेज करेंगे, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और मैं इनफैक्ट अगर मेरे को पूरा न्यूज को मैं ट्रैक कर रहा होता तो मैं जिस दिन ये गिरा उसी दिन थोड़ा बहुत तो एवरेज कर लेता। बट अब 5-7% के लिए मैं एवरेज नहीं दूंगा। बेल ड्राइव लॉन्ग टर्म के लिए देखो, मैं आपको बताऊं एक चीज सुनो ध्यान से, है ना, फिर से एक माइंड में क्लियर रखो चीज। वेन यू से लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपके माइंड में 1 साल है, तब तो बात अलग हो जाती है। मैंने देखा होगा आपने शुरू से ही बोल रखा है ये बात कि कि आप जो है स्विंग ट्रेड के लिए लो। जैसे मैं आपको शेयर देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। एक बार बताओ, कोई नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर या कुछ इतना ज्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ध्यान देता होगा। एक सेकंड में।
तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसिकली कोई भी जो बंदा होगा वो आपको हमेशा 2-3 साल के सपने दिखाता होगा, बट ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के लिए कोई नहीं बोलता होगा। मैं इस वजह से ही बोलता हूँ क्योंकि वेन्यू से कि भाई लॉन्ग टर्म तो कितना लॉन्ग टर्म, 3 साल, 3 साल मतलब आप उसको डिवाइड करो 12 क्वार्टर्स, 12 क्वार्टरली प्रॉफिट्स, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ग्रोथ होनी चाहिए। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी। मतलब अगर देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है चलो ठीक है, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी होनी चाहिए। तो 5, 10, 20% का फॉल आ सकता है, और कुछ भी हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी हुआ, तो फिर वो 3 साल का टाइम फ्रेम आप रखते तो हो, लेकिन वो 20-30% अगर स्टॉक गिरता है, अभी जैसे नॉर्मल क्या हुआ था, अभी निफ्टी थोड़ा बहुत गिरा, मतलब बेसिकली 10-15% गिरा, आपके स्टॉक 40-50% गिर गए, किसकी हिम्मत थी उसको होल्ड करने की? समझ रहे हो आप? मतलब मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल, आप यूज मतलब आप अगर आप यूट्यूबर हो, आप कम्युनिटी रन करते हो, तो आपको एनालिसिस आप वैसे ही कर सकते हो। आपकी यूज जो आराम से 30-40 थाउजेंड एक वीडियो पे जा रहे थे, वो आपके श्रिंक डाउन होके 5-10 थाउजेंड पे रह जाते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसी से पता चल जाता है लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसी से पता चल जाता है लोग लॉसेस बुक कर रहे हैं। तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 साल के लिए मैं ऐसी कंपनी को कमिट कर दूं कि आप 12 क्वार्टर अच्छे से दोगे, तो मैं इस चीज पे इतना बिलीव नहीं करता। हालांकि मैं करता हूँ, मैं खुद भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ, बट स्टिल मैं फिर मैं कंपनी से ज्यादा, फाइनेंशियल से ज्यादा मैं उसकी स्टोरी पे जाता हूँ। जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं कि आप जाके बाय कर लो, बट नजारा टेक है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो गेमिंग के अंदर आएगी। नजारा टेक का एक भी गेम ऐसा नहीं है जो फूड गया इन द सेंस, जैसे अभी आपको वो जीटी वी गॉट दिस बिफोर जीटीए 6 है ना, इस टाइप की कैटेगरी का इंडिया के पास अभी तक कोई गेम नहीं है। बट मैं ये सोच रहा हूँ, इंडिया की मार्केट लीडर है नजारा। आज के टाइम पे या फिर कभी भी जब होगा, तब नजारा हो सकता है बेस्ट करे, हो सकता है ना भी करे। बट मेरा ये मानना है कि नजारा एक ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। अगर आपको, एक तो ये जिसने भी अनम्यूट कर रखा है प्लीज म्यूट कर लो वापस। तो जो भी है वो बेसिकली, अब मैं इस कैटेगरी में खेल रहा हूँ कि यार नजारा जब भी नीचे आएगा, जब भी वो 10-20% फॉल होगा, मैं ऐड कर लूंगा। किसके लिए? आने वाले 15-20 साल या 5-10 साल, तो 15-20 साल तो खैर ज्यादा बोल गया, बट 4-5 साल अगर मैं स्टोरी पे विश्वास कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको क्या बोलते हैं, नजारा पे बाय कर लूंगा और मैं नजारा को रख लूंगा। तो उस कैटेगरी की स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म में रखता हूँ। प्लीज जो भी है ये म्यूट कर लो, क्योंकि आवाज आ रही है बीच बीच में। हाँ, तो ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो मेरे लॉन्ग टर्म में एक एफले है और एक नजारा है, और भी शेयर्स है, मैं टाइम टू टाइम शेयर्स करता रहूंगा। बट ये एक ऐसे शेयर्स है जिनमें मेरे को कंसर्न नहीं कि भाई कल को क्या होगा, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री में और ऐसे शेयर्स हैं जो, चलो ठीक है, या तो देखो, अगर भाई कल को कुछ सब कुछ ही खत्म हो गया तो बात अलग बात है, लेकिन अभी जैसे नजारा जैसी कंपनी है, वो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और आपको पता ही है यंग पॉपुलेशन, तो एक सिर्फ एक गेम फूटना है उनका, अगर वो एक गेम भी फट गया तो वो कंपनी बस चल गई। मतलब चल गई इन द सेंस, चल तो अभी भी रही है, बट बहुत शानदार आपको दे जाएगी रिटर्न। तो इस तरीके से मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ। बट जहां तक शेयर्स की बात आती है, तो यार ब्रेकआउट पे लेके अपन को एट दी एंड सीएजीआर बेसिस पे रिटर्न कमाना है। 12-15% निफ्टी दे रहा है, मेरी कैपिटल छोटी है, मैं 30-40% एम करता हूँ पर्सनली। आपकी कैपिटल के हिसाब से आप 15-20-25% एम कर सकते हो, जो भी है। कई साल ऐसे होंगे जो डाउन भी आएंगे। 2022 का मुझे याद है साल, तब कुछ भी नहीं चल रहा था बेसिकली, आप कितना ही कर लो, आप कितना ही ब्रेकआउट पे ले लो, वो एक साल ऐसा था जब आपने बेसिकली इतना रिटर्न नहीं कमाया, आईपीओ भी नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो कई लोग, आप लोग जब बोलते हो कि लॉन्ग टर्म, तो कितना लॉन्ग टर्म, समझ रहे हो? तो मेरा लॉन्ग टर्म बेसिकली होता है 6 मंथ से 1 साल, सही में। अभी जो मैंने आपके साथ जैसे इको शेयर किया था, उसके अलावा टाटा स्टील शेयर किया था, और इसके अलावा अभी मैंने शायद एक और शेयर, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने पब्लिकली शेयर किया था। उसके अंदर क्या था कि भाई आप 1 साल के लिए इसको रखते हो, तो मैं इसके अंदर 30 से 40% की ग्रोथ देख रहा हूँ। ज्यादा भी मिल जाए, कम भी मिल जाए, बट इसके अंदर ये है कि ये सेफ स्टॉक है। अगर डाउन भी जाता है तो आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे इतने रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। तो उस हिसाब से अपना चलता है। मेरा लॉन्ग टर्म, इन शॉर्ट बोलूँ तो 1 साल का ही होता है। 3 साल 5 साल की कैटेगरी में फिर स्टोरीज जाती है, फिर वो शेयर नहीं जाता, और स्टोरीज भी ऐसी नहीं जाती जो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। स्विगी जोमेटो सब लोग, मतलब मेरे को याद है कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, स्विगी जोमेटो डुओपोली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने 500-600 की रेंज में स्विगी को साफ मना किया। जितने मेंबर्स ने पूछा, पर्सनली उनको रिप्लाई करके बोला स्विगी बिल्कुल मत लेना। जोमेटो पे पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर मैंने 250 पे सबका बिकवा दिया।
मैंने उनको लिटरली बोला है कि 250 के ऊपर अगर आप जोमेटो रख रहे हो तो आपके पास रिस्क है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको उसको सेल कर देना चाहिए। कई शेयर में मैं बोल देता हूँ कि आप अपने हिसाब से कॉल ले लो, बट उन कुछ जो होते हैं ना, जो आपको सीधे सीधे, मतलब यार बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप एनालिसिस करो, आप फंडामेंटल ये वो करो, आपको कुछ नहीं करना। आपको मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी मीटिंग ऑफ टॉपिक जा रही है, बट ये चीज समझना जरूरी है। जुबिलेंट फूडवर्क, डोमिनोज, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, मेरी आशीष जो आप जानते भी होंगे के लोग, मेरा फ्रेंड है, तो वो भी इसी हम लोग सेम कैटेगरी के अंदर है। तो उससे जब मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे को बोला यार जुबिलेंट फूडवर्क का ट्रेंड अच्छा है क्योंकि इंडिया के अंदर चलेगा ये सब, प्लस ये वो, मतलब लॉजिकल। जो आप, अगर मैं आप आज से पूछूंगा डोमिनोज को आप इन्वेस्ट, आज का पता नहीं आपका, बट उस टाइम पे आप यही बोलते कि इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, बिल्कुल। मैंने बोला कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रीजन सिंपल है। डोमिनोज जो बना रहा है उसको रेप्लिकेट करना बहुत ईजी है। आज आप स्ट्रीट वेंडर आप जाके 59 रुपीज का पिज्जा जो लोगे, ऑलमोस्ट सेम चीज डिलीवर कर देगा, और इंडिया के अंदर क्वालिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डोमिनोज से क्वालिटी ले रहा हूँ और मेरे को सेम चीज, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज कोई 10 20 30 रुपए में करूँ, तो मेजर ऑडियंस अफेक्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने मतलब उसको भी बोला था, खुद भी पर्सनली कभी जुबिलेंट फूड वर्क्स में इन्वेस्ट नहीं किया। सिमिलरली जैसे ही रिलायंस एंटर किया उसके अंदर ड्रिंक्स बेवरेजेस मार्केट में, आपको वरुण बेवरेजेस में मैंने बिल्कुल परे कर ली थी। हालांकि वरुण बेवरेजेस कभी मेरे पोर्टफोलियो में वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि काइंड ऑफ साइक्लिकल मानता हूँ मैं, क्योंकि भाई मार्च से जून वाला क्वार्टर अच्छा रहता है, और फिर वो यार वही है ना, ऑलरेडी जून का क्वार्टर अच्छा रहेगा, ये फैक्टर्ड इन रहता है, तो एंटिसिपेट करना मुश्किल होता है। सीएजीआर बेसिस पे अच्छे रिटर्न है, बट अगर आप वैसे देखोगे तो एंटिसिपेट करना मेरे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते होंगे, कई लोग होंगे, बट मैं जिसमें पर्सनली अच्छा नहीं हूँ, तो फिर मैं उससे दूर रहता। तो वरुण बेवरेजेस हो गया, इसके अंदर भी जैसे रिलायंस एंटर हुआ, आई वाज लाइक कि भाई अब इससे थोड़ी दूरी बना लो, अगर किसके पास भी है तो पोर्टफोलियो में मैंने बिकवा दिया। तो क्या करना है, इससे ज्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना, क्या बाय नहीं करना, क्या कोई कोई चीज आपकी फोटे नहीं है। अभी कोई मेरे से पूछता है यार 5 10 दिन के अंदर ये स्टॉक पड़ जाएगा, तो मैं उसको साफ मना कर देता हूँ, बोले यार मेरे को पता ही नहीं है इस चीज का। कई लोग मुझे पता है कि यार थोड़ा बहुत वो इस चीज को गुस्सा भी करते हैं कि यार ये हमको बताता नहीं। अरे कैसे बताऊं यार, अगर मेरे को 5 दिन के फ्रेमवर्क का पता हो, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं आप बताओ, मैं आपकी मीटिंग क्यों ले रहा हूँ? मैं जैसे कल सैटरडे हुआ, कल पूरे दिन से मेरे यही है कि भाई मैं स्टॉक्स देखूं, मैं उनको एनालाइज करूं। मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज को, अगर मेरे को 5 दिन का ही पता होगा? आई एम लाइक मम्मी यार मेरे को एक बार प्रॉपर्टी के पेपर्स देना, मेरे घर वाले ट्रस्ट भी करते हैं मेरे को, ठीक है इसको रखा, पैसे लगाए, ये ले 5 दिन के अंदर 10 20% ये ले, तो कर लो भाई, फिर तो मतलब वो कहते हैं ना उसको, आपके पास मजे ही मजे हैं। तो 5 दिन का फ्रेमवर्क कोई कैसे बता सकता है यार? कोई जो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना, कोई 5 दिन का फ्रेमवर्क बता सकता है ना कोई 5 साल का। ये मेरे से लिखवा लो, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि 5 साल के अंदर कौन सी कंपनीज है जो रहेंगी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, मेरे से पूछ लो, आपसे आपको भी पता है रहेगी, बट उनके अंदर रिटर्न कितना बनेगा? नो आइडिया, 10 15 20%। और इतने के लिए तो फिर आप मेरे हिसाब से इतनी वो नहीं करते। आज अपन कोरोना की टेंशन लेते हैं, अपन पाकिस्तान के वॉर की टेंशन लेते हैं, अपन ट्रम्प चाचा क्या कह देंगे इस चीज की टेंशन लेते हैं। तो बेसिकली अपन सारी टेंशन तो ले रहे हैं, और फिर उसके अंदर अल्फा कितना कम रहा है? 10%। फिर इससे अच्छा तो मैं कुछ और करके पैसे कमा लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है स्टॉक मार्केट में आने की? समझ रहे हो आप? तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का फ्रेमवर्क आपको रखना है, मैक्सिमम 1 साल का रखो। और लॉन्ग टर्म में बेस्ट स्टॉक वो होते हैं जो ऑलरेडी बीटन डाउन है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपका क्लियर है कि यार ये कंपनी अच्छा कर सकती है, बस आपका ये क्लियर है। देखो, फाइनेंशियल वाइज लॉस में ना हो, मतलब जैसे स्विगी जोमेटो का हाल है उस कैटेगरी का ना हो। ये स्विगी जोमेटो अच्छा नहीं कर सकती, कर सकती है, बट मेरे को नहीं कमाना वहां से पैसा, मेरे को मतलब ही नहीं है। अगर 50 60 हजार करोड़ की कंपनी है, कल को 2 3 लाख करोड़ की कंपनी हो गई 5 10 साल बाद जाके, ठीक है यार, मिस आउट कर दिया, मेरे को नो बड़ी केयर्स, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर के अंदर जो छोटी कंपनी है, जो एक क्वार्टर की वजह से बीटन डाउन हो रखी है, उसके अगर आप अंदर घुसोगे, और हो सकता है 1 2 महीने आपको परेशान करे यार, अगर आप वो उनमें से हो जो 1 2 दिन के अंदर ही परेशान हो जाते हैं, तो 1 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते होंगे आपके लिए। तो अगर आप उस कैटेगरी के हो तो आप ऐसी कंपनी में मत घुसो। लेकिन अगर आप उसके नहीं हो, तो आराम से 40 50% तो यार आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स इजीली दे देंगे, अगर आप लुकआउट करोगे तो इस चीज के लिए। अब बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने लॉन्ग टर्म का। आई गॉट अलॉटमेंट ऑफ अरुणाया ऑर्गेनिक, तो अभी तो बहुत लॉस में है यार, ऐसे नहीं होगा ही आई थिंक, बिकॉज मैंने अप्रूवल होल्ड किया है। तो डू यू प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अभी तक नहीं कर रहा मैं। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
और उनको काफी अच्छा मतलब विकास, तो वो कहते हैं ना, एक दो फ्रेंड तो ऐसे है जो बिल्कुल ऐसे भाई कि यार तूने ये कर दिया वो कर दिया। बट सीधी सी बात है यार, आप स्मॉल कैपिटल पे जनरेट करना इजी होता है। तो इस वजह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल ऐसे बंदे के लिए लेना जो मैं जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, कई फैमिली मेंबर्स के लिए मैं करता हूँ, और अभी तक तो बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे रिटर्न। Why Vishal Mega Mart industry is showing 93 after result in grow? ये देखो, प्राइस टू अर्निंग का एक चीज समझो, आप पी रेशियो कैलकुलेट करने का कई लोगों का पैटर्न ही अलग होता है ना, मतलब समझ रहे हो आप। आपको साइड बाय साइड वो डिफरेंट मिल जाएगा, बट प्राइस टू अर्निंग सिंपल सी बात है। किसी भी कंपनी का आप खुद कैलकुलेट करो, भाड़ में गया कोई भी वेबसाइट, भाड़ में गया कोई भी ऐप, नॉर्मल सा है। अर्निंग पर शेयर चारों क्वार्टर की प्लस करो, चारों क्वार्टर मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, और उस प्राइस जो अभी चल रहा है, जैसे विशाल मेगा मार्ट का लेट से 100 रुपए 200 रुपए जितना भी प्राइस चल रहा है, उसको उससे डिवाइड कर दोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। पी रेशियो ऐसा मेट्रिक है जो अच्छा है अपने आप में, बट सिर्फ इंडिविजुअली वो इनफ नहीं है। तो विशाल मेगा मार्ट का पी 90 के ऊपर सबको लग सकता है हार्ड है, बट अगर इंडस्ट्री को उसके अंदर ग्रोथ दिख रही है कि भाई 40-50% की सीएजीआर से हमको ये रिटर्न देगा, तो फिर वो सही है। क्या इशू है? कुछ भी इशू नहीं है उसके अंदर। तो 93 का पी है, 80 का पी है, स्क्रीनर पे ये है पी है। कई बार क्या होता है कि आईपीओ के अंदर भी जैसे मैं पी वो क्या बोलते हैं वैल्यूएशन वगैरह देखता हूँ, तो कई बार मेरे को आईपीओ की साइड पे अलग दिखता है, स्क्रीनर पे अलग दिखता है। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसके फाइनेंशियल्स देख के, ईपीएस देख के खुद निकाल लेता हूँ। बोले यार कितना मुश्किल हो, और खैर मेरे लिए तो और भी ज्यादा इजी है क्योंकि मैं तो इसी बैकग्राउंड से हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए तो खैर ये सब चीजें, आरओसी निकालना, आरओई निकालना, ईपीएस निकालना, उसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से फ्यूचर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना। बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे किसके रिजल्ट्स आए थे, आई थिंक वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के लिए मैंने जो अभी आपको आज शेयर दिया था, उसके अंदर भी यही है कि बेसिकली जो अभी प्राइस टू अर्निंग देखोगे आप जाके, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले यार ये क्या वैल्यूएशन वाला शेयर दे रहा है। बट उसके अभी जो ईपीएस आया है उसको आप फॉरवर्ड ईपीएस, बट बेसिकली उसी ईपीएस को आप 4 से मल्टीप्लाई करो कि कंपनी इस ईपीएस को मेंटेन भी कर पाती है क्या, उसके अंदर 10-20% का हिट हो लो। क्योंकि अगले वाले क्वार्टर में और उससे अगले वाले क्वार्टर में जनरली जून और जो सितंबर वाला क्वार्टर रहता है वो कंपैरेटिवली कम उसकी सेल्स होती है, और इस इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसे होता है। मैंने जब वेंटिव दिया तब मैंने उसके रिजल्ट्स को इंडियन होटल्स और जो अभी और दो चार होटल्स लिस्टेड है सबके अंदर गया मैं, सबके मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे, सबके अंदर एक पैटर्न है, जून और सितंबर के रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम आते हैं। तो उस हिसाब से हिट लेके फिर मैंने उसका फॉरवर्ड पी निकाल के, और फिर मैंने भाई ये किया कि भाई हाँ चलो ये अच्छे रिटर्न्स 10-20% तो दे सकता है इनिशियल, और उसके बाद फिर अपन को देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको करके खुद ही थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब एक चीज मैं और बता दूं, प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप, आरओसी, आरओई, जो भी मेरे 6 मंथ्स वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैं ये चीज करने वाला हूँ कि एक दो हफ्ते के अंदर, हर एक दो हफ्ते यार देखो, अगर मैं आपको रेगुलरली दूंगा ना कि आ जाओ भाई शाम को 7 बजे चलो मैं तुम्हारी मीटिंग लेके तुम्हें सिखाता हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, नो बडी केयर्स, और उनको चाहिए भी नहीं। बेसिकली मैं सही बताऊं तो प्रैक्टिकली सोचे तो वो लोग इस चीज के लिए आए भी नहीं है, वो ये है कि भाई यार थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाए, साथ में अर्निंग हो जाए। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक हर वीक वाइज आपको समझाता रहूंगा। जैसे अभी पी रेशो किसी ने बोला तो मैंने पी रेशो भी आपको सिखा दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिवली उस वीकली सेशन में सिखा दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा एनालाइज कर पाओ। देखो पूरा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा, मैं आपको ये बोल भी नहीं रहा कि आप क्या बोलते हो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के उसके जो फ्री कैश फ्लो आ रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालो यार। वो हम लोगों ने ट्वेल्थ के अंदर, उसके बाद अभी जब मैंने सीपीटी, फिर मैंने इंटर किए, फिर मैंने फाइनल किए, फाइनल के अंदर मैं फ्यूचर कैश फ्लो से डिस्काउंटिंग करके रिटर्न्स बनाना सीखा हूँ। तो वो चीज आपसे एक्सपेक्ट करना वो प्रैक्टिकली सही भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बट एटलीस्ट अपन को यार मार्केट कैप क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, ये तो पता हो कि भाई मैं स्टॉक में घुस रहा हूँ। और कब जैसे जोमेटो का पी अभी 300 400 500 मुझे दिख रहा है, तो यार ये रेड फ्लैग हो जाता है, चलो इससे तो दूर ही रहो बस। और क्या, इससे ज्यादा नहीं सीखना है यार, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक है। मतलब मेरे कई फ्रेंड्स है साइंस की इंडस्ट्री से, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो नॉर्मल अपने जो 5 आपको टॉप पे दिखाता है ना स्क्रीनर में, मार्केट कैप, पी रेशियो, आरओसी, आरओई, और आई थिंक शायद एक दो आइटम और होंगे, तो वो अगर आपने सीख लिए दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप बेसिक एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर थोड़ा बहुत एडवांस में जाओगे तो फिर यार आप इसमें तो जितना आप घुसोगे ना उतना ही कम है।
देखो डिप का एक चीज है, ये बहुत ही सही क्वेश्चन किया, और मैं सही बताऊं ना, आज मैं इसी पे एनालिसिस कर रहा था मेनली कि यार डिप आ सकता है क्या, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ये रैली आई है ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं इस तरीके से रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी शार्प रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर ठीक है, चलो अच्छी बात है कि वो 3 मंथ के पॉज के कारण ही, अब जैसे ही 3 मंथ का पॉज खत्म होता है उस हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। और अब आप सोचो कि 3 मंथ का पॉज खत्म होगा मतलब 3 मंथ बाद ही जाके कुछ होगा, नहीं। जैसे ही 3 मंथ का पॉज पास में आएगा ना, तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले ही आपको मार्केट में साइंस दिखने समझ में आ जाएंगे कि भाई क्या रहने वाला है आगे। भाई आगे ट्रेड डील एग्जीक्यूट होगी, किस तरीके से होगी, कितना। और सिर्फ इंडिया से नहीं, अगर सपोज इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील एग्जीक्यूट हो भी गई, तो अगर क्या बोलते हैं उसे, वियतनाम या फिर चाइना या फिर इन पे अगर एडवर्स इफेक्ट आता है, तो अपन जो रॉ मटेरियल जो अपन प्रोसेस करते हैं तो उसका भी नेगेटिव, मतलब बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से, एनवायरनमेंट मतलब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा, वो सब देखना पड़ेगा। तो अब ठीक है, अब भी थोड़ा तो एक बार जो चीजें क्लियर होनी चालू होगी वैसे वैसे मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि आप मेंबर हो तो फिर वो सारी चीजें जैसे जैसे मैं जानता रहूंगा वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूंगा, इसमें इतना कोई आप टेंशन मत लो। अभी बेसिकली आप स्टॉप लॉसेस फॉलो करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी अपन को वरी करने वाली बात। कॉन्टेक्ट नंबर यार मेरे हिसाब से जो भी 6 मंथ्स वाले मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो कर दिया। बेलराइज आईपीओ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेलराइज आईपीओ जो मैंने एनालाइज किया था तब मुझे कंपनी अच्छी लग रही थी, पहली चीज। सेकंड चीज, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, बट पी रेशियो जिस पे कंपनी आना जा रही है वो बहुत ही सही है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 40-50 के आसपास है, और इस कंपनी का 24 है। वो भी कोई इतनी बड़ी कंसर्न नहीं है, आईपीओ ला रही है तो थोड़ा बहुत पी दे सकती है। मेरे लिए सबसे फेवरिंग बात पता है क्या है, ये कंपनी जो भी इसकी कैपिटल रेज करेगी उससे ये जो है अपने लोन्स क्लियर करेगी। अब जो भी थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल समझता है वो एक चीज समझो कि अगर लोन क्लियर होंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कंपनी का कम हो जाएगा, तो ईपीएस अपने आप बढ़ेगा। मतलब कंपनी, लेट से कंपनी 0% ग्रो कर रही है अगले 1 साल के लिए, तब भी इसका ईपीएस आराम से 8-10% तो बढ़ेगा। बेसिक बात है। फिर उसके ऊपर से प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम नजर आ रहा था, 24 के आसपास ही पी रेशियो मेरे को नजर आ रहा था। तो इस वजह से मेरे को वैल्यूएशन साइज अट्रैक्टिव लगा, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, 24% इसके पास पूरा सबका मार्केट शेयर है। तो और प्लस जो टू व्हीलर ऑटोमोटिव है वो काफी कंपैरेटिवली अच्छा ग्रो किया है, और उसके अलावा जो अब आगे भी ऑटो की जो इंडस्ट्री के अंदर वापस रिवाइव हो रही है, तो ये सब देखते हुए काफी मेरे को कंपनी अच्छी लग रही थी। और मैंने तो ये सोचा था इनफैक्ट कि अगर 5-10% के आसपास लिस्ट होगी, क्योंकि हो भी सकती है, क्योंकि लोगों का उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं था, सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो अपन पोजीशन बनाने की भी सोचेंगे। और अब क्योंकि 30% पे लिस्ट हो रही है तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए मैं अभी जैसे इसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत एनालाइज करके फिर वीडियो फाइनल करूंगा। फिर वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं बाय रेंज भी शेयर कर दूंगा अगर मुझे शेयर की लगती है तो। बोराना की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और बोराना के अंदर रिस्क वाले अगर आप हो तो फिर मत लेना, आईपीओ वाले हो तो मत लेना, बट मैं पर्सनली लूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनिशियली शायद अपर सर्किट इस पे लग सकते हैं, हो सकता है लोअर भी लग जाए, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो कहते हैं ना उसे, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अपन तो अपने एनालिसिस पे चलेंगे, तो वो वाली चीज है। अगर कोई 6 मंथ्स वाला मेंबर है और उसके पास अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो अभी जो मेल आईडी मैंने शेयर कर रखी है नॉर्मल गाय ऑफिशियल @gmail.com, उसके ऊपर मेल कर देना। और मेल करके लिख देना कि सर आई एम योर 6 मंथ्स मेंबर, और उस अपने आप नंबर मेंशन करके और बता देना, और फिर मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा, क्योंकि अगर आपके उसमें कॉन्टेक्ट नहीं है तो बेसिकली आपको मैंने ग्रुप में भी ऐड नहीं कर रखा। ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सब डिस्कस भी कर लेते हैं कई बार, शेयर्स वगैरह ये सब होता है। चलो ठीक है, अपना आई थिंक एजेंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और यार काफी सही है जियो मीट, मैं पहले भी 3-4 बार मीटिंग जो ली है उसके अंदर गूगल मीट ये सब देखते थे, अपने इंडिया की तरफ गए। जियो मीट आई थिंक काफी सही है, अभी रिकॉर्डिंग इसकी देखनी पड़ेगी किस तरीके से आती है, बट ओवरऑल मेरे को काफी सही लगा। कई लोगों को आई थिंक इशू हुआ होगा डाउनलोड वगैरह करने में, बट कोई बात नहीं यार, मतलब वो लेते तो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था कि 6 मंथ मेंबर के साथ अब रेगुलर सॉरी रेगुलर फंडामेंटल बेसिस पे और जो भी रहेगा मार्केट वगैरह का ये सब डिस्कशन करने के लिए मीटिंग करूंगा। हर वीक का कोई प्रॉमिस नहीं है, बट ये है कि भाई एक बार थोड़े और मेंबर्स हो जाएं 6 मंथ्स वाले ग्रुप में,
उसके बाद फिर और थोड़ा रेगुलर, फिर उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, अगर सपोज मैं आधा एक घंटा दे रहा हूँ तो एटलीस्ट थोड़े बहुत लोग तो सुनने के लिए, तब तो मजा भी आता है। मेरा इंटरेस्ट उसी के अंदर है। मेरे को जब कोई वो कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं यूट्यूबर्स वगैरह, यार क्या हमको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कमेंट कर रहे हैं ये वो, बट मैं नहीं हूँ। मैं एकदम अपोजिट हूँ भाई। मेरे को बिल्कुल फर्क पड़ता है। मेरे को बिल्कुल फर्क पड़ता है कि लोगों का फीडबैक क्या है। मेरे को बिल्कुल मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मेरी तरफ से मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना कि सर आपने ये स्टॉक बताया और इतना अच्छा चल गया और मैंने इतने प्रॉफिट किया, तो आई फील हैप्पी, आई पर्सनली फील हैप्पी। और मैं उस कैटेगरी का हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल भी देता है कि कुछ नेगेटिव बोल दिया या कुछ बोल दिया, तो मेरे को अफेक्ट भी होता है। तो ये वाली चीज है। बाकी यार अभी मैं शेयर्स भी ले लेता आपके, बट ये मेरे पास लैपटॉप अभी मेरा है नहीं एक्चुअली। तो ठीक है, शेयर्स अगर आप बताओगे तो मैं एक बार को डिस्कशन कर सकते हैं, बट यार इशू यही है कि लैपटॉप नहीं है, तो फिर मैं अच्छे से एक बार एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर क्या है कि टेक्निकल्स के लिए थोड़े चार्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। फंडामेंटल्स तो चलो ठीक है, स्क्रीनर पे अपन को बेसिक देखे जाते हैं। तो भाई अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव लगे तो कमेंट कर दिया करो। नेगेटिव लगे और सभ्य भाषा में करोगे, ऑलवेज वेलकम है। नेगेटिव है और थोड़ी सी भी लैंग्वेज होती है तो एक बार बताऊं, मैं एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, क्योंकि हम यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर है। अगर आप कोई भी अगर कुछ बेतुका क्या फिर कहूँ कि सही बात भी लिख रहा है, बट अगर वो कुछ भी अब्यूजिव कर देता है, तो आपको लगता है आपने बहुत अच्छा कर दिया, इसका ये हो गया वो हो गया। हम क्या करते हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई मेरे को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली कहता है ना कि भाई यार आपने ये चीज बोली, जैसे ये टारगेट वाली चीज मैंने स्टार्ट इसलिए की क्योंकि मेरे पास मेंबर्स का फीडबैक है। पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली आप मुझे बोलोगे ना, तो मैं उस चीज को कंसिडर करूंगा। जैसे ही मेरे को एक भी अब्यूजिव वर्ड लिख गया, हालांकि बाय गॉड ग्रेस अभी तक मेरे को मतलब मुश्किल से कोई मैक्सिमम आते भी है तो भाई ये आते कि आप क्या कहते हैं उसे, मोटे वगैरह। तो वो चीज चलो सही भी है, उसको भी मैंने लेके अभी 15 केजीज तक कम किया है। आने वाले टाइम में 15 केजी और मेरा टारगेट है कम करने का। तो वो वाली चीज तो सही भी है, चलो इतना तो मैं ले लेता हूँ, इतना तो मैं खुद इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि यार ये चीज आपकी नेगेटिव है। और जो कहते हैं कि नेगेटिव नहीं है वो गलत है, क्योंकि हेल्थ इज लाइक प्राइमरी गोल तो है। अगर आप मोटे हो तो आपको उसको लेना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से तो जो नहीं है उनको बोलना भी चाहिए, ताकि उसके अंदर ये एक भाव आए कि यार वो उसको फिट होना है। क्योंकि मैं खुद एक ओवरवेट ओबीज बंदा रहा हूँ, अब थोड़ा ओवरवेट कैटेगरी में जा रहा हूँ, उसके बाद फिर चलो फिट होंगे। तो उस कैटेगरी के अंदर आप जाते हो तो फिर आपको अगर आप लोग बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो शायद थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो, फिट हो और वो हो, तो वो वहां तक मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर मेरे को कोई आके बोलता है अरे क्योंकि क्या होता है कई शेयर के लिए मैं कहता हूँ यार सेल कर दो ये कर दो, तो अगर अरे जैसे सुजलॉन के अंदर हुआ था, अरे मोटे तुझे कुछ नहीं पता, अभी देखना 100 रुपए जाएगा 200 रुपए जाएगा। है ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, इतना तो अपन ले लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई भी अब्यूजिव पे आता है तो मैं बताऊँ, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, एक चीज होती है हाइड यूजर फ्रॉम चैनल। अब उसका पता है क्या होगा, आपने लिख दिया, आप खुश हो गए, लेकिन ना वो आपकी कम्युनिटी को दिखेगा, मतलब यूट्यूब पे जो भी कमेंट कर रहा है ना उसको दिखेगा, ना किसी और को दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा। तो अगर कोई भी आप अब्यूजिव कमेंट करते भी हो और उसने आपको एक बार डाल दिया, तो अगर आप अगली बार उससे कोई ढंग का भी पूछना चाहते हो, तो ही विल नॉट एबल टू रिप्लाई, क्योंकि वो खुद भी नहीं देख पाएगा। और बहुत अच्छा स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो में फीचर है ये, कि अगर कोई ऐसा कर देता है तो आपको वो दिखाता भी नहीं है, मतलब पूरे स्टूडियो से ही गायब हो जाती है वो चीज। तो बिल्कुल ही मतलब हमारे ब्रेन पे 0% इम्पैक्ट आता है। तो ये वाली चीज रहती है। अगर आप कुछ नेगेटिव कमेंट करते हो तो आप ही के लिए नुकसान है, मेरा तो क्या नुकसान होगा यार, मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा। जोमेटो अगर आपने 200 250 पे ले रखा है, तो यार आप क्या सोच के लिया था, मेरे को तो समझ नहीं आता। खैर जो भी लिया था, बट अगर कोई भी आपको लगता है तो मेरे हिसाब से तो शिफ्ट करना अभी भी एक अच्छा यार आप समझो ना, बेसिकली जोमेटो अपना पैसा बालने वाला है। और ब्लिंकिट के अंदर, इनके अंदर तो चलो ठीक है, अब ये जो क्विक कॉमर्स आया है इसके अंदर भी ये लोग पैसे भी पालेंगे यार, 1 2 साल 3 साल तो अभी वो कहते हैं ना उसे, जो कट पीट के फिर जो निकल के आएगा वो ही विनर होगा। तो जोमेटो में आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है बढ़ भी जाए, हु नोस, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो ठीक है, आई थिंक हो गया। हाँ, बेल ड्राइव आज नहीं आएगा, वीकेंड्स पे नहीं आते। अगर वीकेंड पे आ रहे होते तो अब आ जाता, मंडे को आई थिंक आना चाहिए। मंडे को कल शाम तक बेल ड्राइव का अलॉटमेंट आना चाहिए। यही रीजन है कि मैंने वीडियो भी पुट आउट नहीं किया है, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट नहीं आता, जब तक लोगों को दिखता नहीं कि भाई हमारे पास शेयर्स आ गए, तो वो लोग इतना देखना की वो नहीं करते। तो चलो ठीक है, आई थिंक हमारा एजेंडा पूरा हो चुका। टारगेट्स
किस तरीके से टारगेट्स बुक करने हैं, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो मेरा फालतू का ज्ञान था वो आप लोगों ने सुन लिया। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। आगे से मैं ट्राई करूंगा, जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे, एक बार 6 मंथ्स में वाले मेंबर्स बढ़े, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपन इसकी ज़्यादा रखेंगे। यूनो मिंडा अपन ने तो सोच के ही लिया है कि भाई इंक्रीज होगा, बाकी देखते हैं। स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक आराम से बैठे रहो पोर्टफोलियो में, क्या प्रॉब्लम है। मैंने जब एनालाइज किया था उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे थे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है, तो उस वजह से मैंने उसको लिया था। तो अब इंक्रीज होगा नहीं होगा ये तो मेरे को नहीं पता, बट ये है कि अपन ने ले रखा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो वेट करते हैं, स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हेलो। हेलो। उत्कर्ष, आप जोमेटो के लिए बता रहे थे, तो शुड आई सेल इट नाउ जिस भी प्राइस पे वो चल रहा है, और शुड आई वेट कि वो हाँ, 250 क्रॉस करे जो आपने रेकमेंड किया था? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 250 क्रॉस करे। मैंने ये कहा कि जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने भी मेरे से पूछा था 250 के ऊपर, उनको हम्म। मैंने रिकमेंड किया था कि आप सेल कर लो। नहीं, प्लस तो ये है अभी कि जो मेरी पोर्टफोलियो रिव्यूज पोजीशन, किए थे उनमें भी। हाँ। हाँ, बोलो, आप बोलो। मैं वही कह रहा था, जो इन्वेस्टेड है वो तो इन्वेस्टेड है, जो भी सोच के गया वो सोच शायद गलत हो गई है, बट अभी 247 पे है, तो अभी उससे नीचे चल रहा है। अभी किस इस रेंज में 237 के आसपास है ना, तो आई थिंक ज्यादा वो भी, नीचे नहीं चल रहा तो है ना। सेल कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सेल करके शिफ्ट हो जाना चाहिए। बाकी एक चीज आप और ये कर सकते हो कि जो इसका स्टॉप लॉस है वो मैं दे देता हूँ कि भाई यार, आप इससे नीचे तो बिल्कुल ही मत वेट करना। ये हम्म। बेसिकली अपने स्टॉप लॉस के ऑलमोस्ट पास ही चल रहा है। 225 एक इसका स्टॉप लॉस हो जाता है, कि अगर इसके नीचे जाता है तो आप होल्ड मत करना। बाकी मेरे को ये लगता है कि ये नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि जोमेटो इतना, मैं कहता ना, रिटेलर फेवरेट स्टॉक है, तो हो सकता है कि इसको मेंटेन करके रखें, ये कंसोलिडेट कर जाए काफी टाइम तक, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से। और यार देखो, सीधी सी बात है, अगर क्या पता कोई बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव न्यूज निकल के आ गई, तो हो सकता है हम्म। इनिशियली थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए। तो कुछ वो नहीं है अपन को, या आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सेल करके और जो स्टॉक्स है उसके अंदर अपन ट्रेड वगैरह के लिए, और दूसरी चीज आपके पास ऑप्शन ये हो जाती है कि आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें 225 का, क्योंकि 225 के नीचे बहुत ज्यादा फिर बुरा हो जाता है। गॉट इट, थैंक्स। ओके, चलो ठीक है, एंड करें। जियो फाइनेंस भी मैंने मना किया था, क्योंकि जियो फाइनेंस की सबसे बड़े इश्यू यही है कि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। बट हालांकि वो 200, आई थिंक 200 एक ऐसा प्राइस था जिसपे वो सही था। 200 था, 300 था। एक सेकंड यार, जियो फाइनेंस मेरे को ट्रैक किए काफी टाइम हो गया। हाँ, ये 200 के आसपास आया था, तब मैंने कहा था, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में था ये, तो मैंने उसको एडवाइस किया था कि 200 के आसपास सेल करने का मतलब नहीं है। बट अभी जिस प्राइस पे है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और अभी तो खैर दोनों के ऊपर है, तो आप अभी सेल मत करना, क्योंकि अच्छे मोमेंटम में स्टॉक। बट स्टॉप लॉस ले लो 270 या 265 तक का स्टॉप लॉस आप रखिए, और इसको ट्रेल करो, क्योंकि मोमेंटम में है। और प्लस हाँ, एक और चीज, फाइनेंस सेक्टर अब अच्छा करने वाला है, तो उसके हिसाब से तो ये भी अच्छा कर सकता है। एनबीएफसी फाइनेंस और बैंकिंग वगैरह स्टॉक्स अच्छे कर भी रहे हैं, और भी आगे अच्छा करेंगे। तो ये हो सकता है पॉजिटिव मूव करे। प्लस जियो फाइनेंस एक ऐसा न्यूज है जिसके अंदर न्यूज आती रहेगी, न्यूज फ्लो बढ़ता रहेगा, कभी ये हो गया, कभी इसके साथ जॉइंट वेंचर हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो ये वाली चीज होती रहेगी, तो जब अच्छे मोमेंटम में हो तब आराम से चल सकता है। प्लस अभी तो खैर मोमेंटम में है, तो इसको सेल मत करना, बस स्टॉप लॉस ले लो। स्टॉप लॉस भी कोई डीप नहीं दे रहा मैं आपको, 265 260 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, 265 से 70 की रेंज। जीवन फाइनेंस अपने पास पड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, इसको होल्ड करो अभी। टारगेट कुछ नहीं है इसके अंदर। एडब्ल्यू, अदानी विल्मर, इसके अंदर यार अभी वो हुआ ना, डीमर्जर हुआ ना इनके साथ, अदानी से ऐसी कोई न्यूज आई थी अदानी विल्मर में। मेरे को भी पर्सनली स्टॉक अच्छा लग रहा था वैल्यूएशन वाइज, अभी इस रेंज में। मैंने इसको शायद 2 या 3 दिन पहले ही एनालाइज किया था, मेरे को याद है, बट किसी कारण से मैंने शायद नहीं दिया, या दिया मेरे को ये भी याद नहीं है। बट ये अभी तो यार वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी आई थिंक ठीक ही है कंपनी के। और प्रॉफिट्स भी अच्छे निकल के आए हैं इस क्वार्टर में। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा बढ़ा है प्रॉफिट्स वगैरह। बट मार्जिन बहुत ही कम है, और टेक्निकली भी वीक है स्टॉक। बाय रेंज क्या है आपकी? एक सेकंड।
IRFC अभी ट्रैक नहीं किया, मैं ट्रैक करके बताऊंगा। GRFC ट्रैक कर रहा हूँ, बट उसके अंदर इश्यू एक ही आ रहा है कि अभी बहुत ज्यादा भाग चुका। अब इसको होल्ड करना है, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मोमेंटम में है तो उसको ये मत बताओ कि भाई कितना तू भाग सकता है, तो बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करो। जहाँ पे भी आपकी जो भी अभी जो भी इसकी रेंज चल रही है GRSC की, वहां से 5 से 10% का स्टॉप लॉस रखो। आई एम श्योर आपने बहुत पहले लिया तो प्रॉफिटेबल होगी, तो 10% का मार्जिन रखो कि भाई हाँ इतना आ गया तो फिर देखेंगे। टारगेट रेंज आईजीएल की कुछ नहीं है। आईजीएल क्योंकि मैं वो ब्रेकआउट वाला शेयर नहीं है। आईजीएल इज लाइक, मैं जो अभी स्टोरी बता रहा था ना, इसके अंदर डायमंड स्टोरी है। प्लस मैं कितना ही बोल लूँ कि डायमंड इज अ फ्रॉड है ये वो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता जब लोग उसको विश्वास करते थे। तो उस हिसाब से मोनोपोली स्टॉक है। काफी सही रेंज में, जब हमको 500-600 में पसंद आ रहा था, तो अभी तो काफी सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्ले है, तो इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है। जो जिसके अंदर टारगेट नहीं है उसके अंदर ये है कि वो डबल भी हो सकता है। बेसिकली डबल ही हो सकता है, क्योंकि गिरने का भी स्कोप मैं देता नहीं हूँ इतना। अगर गिर गया तो देखेंगे, बाकी मेरे को नहीं लगता गिरने का स्कोप। फिनोलेक्स केमिकल, ये ट्रैक करना पड़ेगा। इसको ट्रैक नहीं करना मैंने। फिनोलेक्स पाइप जरूर ट्रैक किया था, वो मैं देने में भी था, बट किसी कारण से मैंने नहीं दिया, और उसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट भी आया। तो कई बार ऐसे दुख भी होता है कि यार ये दे देता उत्कर्ष, बट यार फिर थोड़ा बहुत भी अगर मुझे लगता है तो फिर मैं नहीं देता यार। अरे ठीक है, कोई बात नहीं भाई, किसी और से कमा लेंगे। फिनोलेक्स केमिकल्स कौन सा है? फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। फिनोलेक्स केमिकल तो मुझे स्टॉक मिला नहीं है। चलो ठीक है यार, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। बाकी के अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो मेंबर्स तो खैर ग्रुप में पूछ ही लेते हैं, 6 मंथ्स वाले। और बाकी के जो भी हैं छोटे मोटे, वो भी कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। आई थिंक काफी फ्रूटफुल रहा अपना सेशन। थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर शेयर करना किसी भी लेटेस्ट वीडियो पे। अगर आप ग्रुप में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे सेशंस में जो है, अभी तो 6 मंथ मेंबर्स के लिए प्लान है। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होंगी जो मुझे लगता है सबके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं अपने पूरा जितना भी मेंबर्स वगैरह सबके साथ भी शेयर करूंगा। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, काफी इंटरेक्टिव सेशन था। और काफी चीजें मैंने बता दी जो मुझे लगता था कि भाई पता नहीं है सही भी होंगी या नहीं, बट ठीक है यार, अगर आप खुद ही आप जो कहते हैं ना कि आप अपनी पर्सनैलिटी ही छुपाओगे तो क्या बताओगे, फिर वो ही वाली चीज हो जाती है। तो फिर जो मैं हूँ वो मैं पूरा शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।